जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जिनके बारे में जानना एज़ अ जावा फुल स्टैक डेवलपर आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस लेक्चर को आपने अच्छे से समझना है। देखिए, अब तक इस चैनल पे हमने काफ़ी कुछ सीखा। हमने जावा के बेसिक्स कवर किए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखा, यूज़र इंटरफेस किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जावा लैंग्वेज हमने वो भी कवर किया। उसके बाद हमने डेटाबेस को सीखा और अब हम बात कर रहे हैं बैकएंड के बारे में विद द हेल्प ऑफ जावा लैंग्वेज। और बैकएंड की सीरीज़ में भी हम काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, उससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आता हूँ। तो आज से हमारी जो जर्नी है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। मतलब अभी तक हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमने प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट किए। आई होप आपने भी प्रोजेक्ट क्रिएट किए होंगे, क्योंकि जब तक आप प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करते ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ, अब मैं सीख चुका हूँ। तो प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी भी हमने बनाए 2 प्रोजेक्ट्स, आगे भी हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे। तो आज से हमारी जो जर्नी है ना, वो थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे इंडस्ट्री के बारे में। मतलब ये कि इंडस्ट्री लेवल पे कैसे काम किया जाता है, किस तरह से एक बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। क्योंकि आप भी इंडस्ट्री लेवल में जाओगे इंशाल्लाह, इस कोर्स को करने के बाद, जावा फुल स्टैक डेवलपर बनने के बाद आप भी किसी कंपनी में जाओगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि किस तरह से एक सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, एक अच्छे लेवल के सॉफ्टवेयर को। तो वो चीज़ें हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, ताकि साथ के साथ आप इंडस्ट्री लेवल में कैसे काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री लेवल में क्या काम होता है, वो चीज़ें साथ के साथ आप सीख पाएँ, ताकि आगे जाके आपको आसानी हो। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पिछली वीडियो का कोड दिखाता हूँ, जो कि हमने डिज़ाइन किया था। हमारे कुछ जेएसपी थे, 3 जेएसपी हमने क्रिएट किए थे और एक हमारा एचटीएमएल का पेज था। तो यहाँ पर देखिए, पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर मैं एमवीसी की तरफ आता हूँ, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो इस पीस ऑफ कोड को अगर हम रन करें, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से है। हमारे पास यहाँ पर देखें 2 ऑप्शंस हैं कि यूज़र आएगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो जावा कोर्स सीखना चाहता है, तो वो इस पे क्लिक करेगा और जैसे ही सबमिट करेगा, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास शो हो रहा है वेलकम टू जावा कोर्स, और साथ में डेट भी शो हो रही है। ओके, वापस जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, अगर यूज़र इसे क्लिक करता है और सबमिट करता है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है, मैसेज शो हो रहा है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। अच्छा, ये चीज़ें तो बहुत सिंपल हैं, हम कोड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास है एक कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर क्या कर रहा है, ये जो एचटीएमएल से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, वो जा रही है कंट्रोलर के पास। ओके, कंट्रोलर डायरेक्ट नहीं भेज रहा चीज़ों को, डायरेक्ट जावा के पेज पे नहीं जा रहे, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के पेज पे नहीं जा रहे, ये सेंड कर रहा है कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर यहाँ आके डिसाइड कर रहा है कि हाँ, उसने ये रिक्वेस्ट किसके पास भेजनी है। अगर तो यूज़र सेलेक्ट कर रहा है जावा, तो उसने जावा पेज के पास भेजनी है। अगर यूज़र सेलेक्ट कर रहा है जावास्क्रिप्ट, तो वो जावास्क्रिप्ट के पास भेजेगा। तो यहाँ से कंट्रोलर जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, और ये चीज़ें आपने समझते जाना है। उसके बाद हम जावा में आ गए। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास एक मैसेज हम शो करा रहे हैं और साथ में डेट शो करा रहे हैं, और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम मैसेज शो करा रहे हैं, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। इतना तो हो गया। अब थोड़ा आप इमेजिन कीजिए, अभी ये एप्लीकेशन बहुत छोटी है, बिल्कुल बहुत छोटी है। अगर ये एप्लीकेशन थोड़ी बड़ी होती, इसके अंदर अगर हमने डेटाबेस से डाटा मंगवाना होता, फॉर एग्जांपल, जब यूज़र यहाँ पर आया, उसने यहाँ क्लिक किया, सबमिट किया, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर ना आउटलाइन आ जाए, मतलब जावा के कोर्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, वो सारे के सारे टेबल की फॉर्म में आ जाए, और मैं चाहता हूँ कि वो डाटा डेटाबेस से आ रहा हो। अब अगर मैं डेटाबेस से डाटा को मंगवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? सिंपल, मुझे यहाँ पर जेडीबीसी की कुछ क्वेरीज लिखनी होगी, ताकि मैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकूँ और डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव कर सकूँ। अब वो कोड मुझे इसके अंदर लिखना होगा। ऐसे अगर वो कोड लिखना है, तो मैं क्या करूँगा? सिंपल स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करूँगा, जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं। इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे आगे जाके, जब हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इसके अंदर मैं डेटाबेस का कोड भी लिख दूँ, ओके, और आपको पता है कि डेटाबेस का कोड जो है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, और फिलहाल हमारे पेज के अंदर कोई खूबसूरती नहीं है। ओके, सिंपल एचटीएमएल का पेज है, और साथ में मैं चाहूँ कि इसके अंदर डिज़ाइन भी आ जाए,
तो मतलब ये कि अगर एक ही फाइल के अंदर मैं जावा का भी कोड लिखूं, उस फाइल के अंदर मैं एचटीएमएल का भी कोड लिखूं, तो हमारी जो फाइल है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, उसे एग्जीक्यूट होने में वक्त लगेगा और ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं होती। जब भी हम एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, जब भी एक वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके पीसेस बना लेते हैं। हर पीस का अपना एक काम होता है। हर पीसेस को मैं मज़ीद आसान करता हूँ, हम डिफरेंट क्लासेस बना लेते हैं। हर क्लास का अपना एक काम होता है, तो इससे हमें आसानी होती है। इसी के बारे में हमारा आज का टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो चलें इसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं एमवीसी के बारे में, मॉडल व्यू कंट्रोलर। फॉर एग्जांपल, एक यूज़र आया, उसने किसी एक वेब पेज को सर्च किया, ओके, और हमारे पास पेज है जेएसपी। आप सोच रहे होंगे कि एचटीएमएल पेज भी तो हो सकता है एचटीएमएल पेज, लेकिन वो स्टैटिक होगा। हम बात कर रहे हैं डायनेमिक पेज के बारे में, जिसके अंदर डाटा जो है वो चेंज हो रहा है, ओके। अब जब भी यूज़र सर्च करता है ना, तो यूज़र को क्या रिक्वायर होता है, फ्रंट एंड रिक्वायर्ड होता है, उसको व्यू चाहिए होता है, उसको बटन चाहिए होते हैं जो नज़र आ रहे हो। बैकएंड में क्या है, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं, हम एक व्यू भेज रहे हैं जेएसपी के फॉर्म में, वो हमारा फ्रंट एंड है। अब यूज़र ने रिक्वेस्ट किया कि उसे एक पेज चाहिए, तो यहाँ से हमने जेएसपी को भेज दिया। लेकिन अब इन चीज़ों को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमने बात की कि एक यूज़र है, एक पेज है, लेकिन उनके दरमियान में अभी अब कुछ और चीज़ें हम लेकर आएंगे, ओके। अब यहाँ पर देखें होगा क्या कि यूज़र अगर वो जेएसपी उस पेज को एक्सेस करना चाहता है, तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा। पहले यूज़र की रिक्वेस्ट जाएगी एक सर्वलेट के पास, हो सकता है वो आपका जेएसपी भी हो। वो कंट्रोलर का काम करेगा, वो आपका कंट्रोलर होगा, वो कंट्रोल करेगा कि उसने आपकी रिक्वेस्ट को कहाँ भेजना है, ओके। तो पहला हमारे सॉफ्टवेयर का जो पीस है, जो पार्ट है, वो हो गया कंट्रोलर। मतलब जो भी रिक्वेस्ट हमारे यूज़र से आएगी, उसको हैंडल करने के लिए हम एक कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे, जो उन सारी चीज़ों को हैंडल करेगी। तो ये मस्ट है, जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन हो या सॉफ्टवेयर हो, तो उसके अंदर हमारे पास एक कंट्रोलर होगा जो कंट्रोल करेगा रिक्वेस्ट को, जो कि यूज़र की तरफ से आ रही होगी। उसके बाद कंट्रोलर क्या करेगा, जो पेज यूज़र को चाहिए वो पेज उसके पास सेंड हो जाएगा, ओके। अब चीज़ों को थोड़ा और चेंज करते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास जेएसपी है, ओके। जेएसपी जो है वो डायनामिक वेब पेज के लिए यूज़ होता है, तो उसके अंदर डाटा भी होगा। अब डाटा कहाँ से आएगा, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि अगर यूज़र जावा कोर्स को सिलेक्ट कर रहा है, तो हमने उसे जावा का एक टेबल दिखा देना है जिसके अंदर उसके टॉपिक होंगे। तो वो डाटा कहाँ से आएगा, वो डाटा ये सर्वलेट, ये जो कंट्रोलर है, ये इसे प्रोवाइड करेगा। बातों को समझ रहे हैं आपने। डाटा भी यही देगा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर बनाकर देगा। उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं मॉडल, ओके। तो यूज़र ने रिक्वेस्ट सेंड की, वो रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर ने क्या करना है, मान लो हमारे पास नहीं स्टूडेंट का फॉर्म है, तो स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट की एज हो गई, सारा कुछ डाटा जो है वो इस कंट्रोलर के पास है, और कंट्रोलर उसके पास डाटा भी सेंड कर रहा है। और फिर डाटा को फिल करने के बाद वो व्यू जो है, वो जो जेएसपी है, वो यूज़र को सेंड भी कर रहा है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर हमने डाटा लेना हो डेटाबेस से, तो फिर हमें एक और पीस क्रिएट करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कंट्रोलर है और कंट्रोलर ही सारा काम कर रहा है, नहीं नहीं नहीं। आपने एक बात याद रखनी है, कभी भी आपने बिजनेस लॉजिक को जेएसपी के अंदर नहीं लिखना। बिजनेस लॉजिक मीन कि आपके वेब एप्लीकेशन की जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि जावा का कोड है, आपने कोशिश करना है वो जेएसपी के अंदर नहीं लिखना। उसके लिए आपने अलग से क्लासेस बनानी है, ओके। अब आगे बात करते हैं, हम डाटा एक्सेस करने चाह रहे हैं डाटाबेस से। अब यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, पहले वो रिक्वेस्ट जा रही है कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर ये डिसाइड करेगा कि हाँ, यूज़र को जो डाटा चाहिए वो डेटाबेस से लाना है या नहीं लाना। अगर तो डेटाबेस से डाटा रिक्वायर है, तो सर्वलेट जो है, ये जो कंट्रोलर है हमारे, आगे जाके किसी और क्लास को कॉल करेगा जिसके अंदर डेटाबेस की क्वेरीज लिखी हुई होंगी। जेडीबीसी सारा जो है वो उसी क्लास के अंदर लिखा हुआ होगा, और फिर वो जो क्लास है जिसके अंदर डेटाबेस की क्वेरीज लिखी हुई हैं, वो इंटरेक्ट करेगी डेटाबेस के साथ, डेटाबेस से डाटा लेगी, और फिर उस डाटा को वो जो हमारा जेएसपी है, जो कि व्यू का काम कर रहा है, उसके अंदर फिल करने के बाद यूज़र को भेज देगी। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर ये सारी चीज़ें हम हटा दें, सारी चीज़ें मतलब यहाँ से कंट्रोलर को भी हटा दें, हम यहाँ पर क्लास जो है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रही है, हम उसको भी हटा दें, और फिर इस एप्लीकेशन को देखें, तो एक ही पेज अगर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा हो,
एक ही पेज रिक्वेस्ट को हैंडल भी कर रहा हूँ, एक ही पेज रिस्पॉन्स भी भेज रहा हूँ, तो ये चीज़ें जो है ना, वो आपकी एप्लीकेशन को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देती हैं और इन द फ्यूचर उसको डीबग करने में काफ़ी इश्यू आता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हमारे पास डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करने में कोई इश्यू आ रहा है, तो ना तो मैं कंट्रोलर को जाके चेक करूँगा, ना मैं इस व्यू को चेक करूँगा, मैं जाके सिर्फ़ उस क्लास को चेक करूँगा जिसके अंदर हमने डेटाबेस का कोड लिखा था। कि हाँ, अगर डेटाबेस से डाटा नहीं आ रहा तो उसी क्लास के अंदर कोई ना कोई इश्यू होगा, उसी को जाके हम डीबग करेंगे। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। ओके, आगे फिर हमारे पास एक और भी होता है, यहाँ से डायरेक्ट हम डेटाबेस के साथ नहीं जाते। आगे हमारे पास होता है डाओ, DAO। ओके, इसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल से, आपने परेशान नहीं होना। फिलहाल के लिए आपने मॉडल व्यू कंट्रोलर को समझना है कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास होता है एक व्यू जो कि यूज़र को चाहिए होता है। उसके बाद हमारे पास होता है एक कंट्रोलर जो कि रिक्वेस्ट को कंट्रोल करता है और वो जो डाटा हम फिल करते हैं अपने व्यू के अंदर, वो डाटा एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है जिसे हम कहते हैं मॉडल। ओके, तो इस तरह से मॉडल व्यू कंट्रोलर जो है वो काम करता है। इसकी हेल्प से हमारी जो एप्लीकेशन है वो पीसेस में डिवाइड हो जाती है और एक एक काम एक एक पीस कर रहा होता है। इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लेना है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्यों हम पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं? पहली बात तो वही हो गई कि इन द फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपकी एप्लीकेशन में, आपके सॉफ्टवेयर में, तो आप सिर्फ़ उसी स्पेसिफ़िक पार्ट को जाकर देखोगे, स्पेसिफ़िक क्लास को जाकर देखोगे जिसके अंदर इश्यू आ रहा है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। अभी हमारी एप्लीकेशन बहुत छोटी है। आगे जाके हम स्प्रिंग बूट पे जब बात करेंगे तो हम काफ़ी सारी एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे। वहाँ पर ये चीज़ें प्रैक्टिकली भी हम कवर कर रहे होंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये जितना भी आपको यहाँ पर डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब ये कि हम कंट्रोलर भी बनाएँगे, ओके? फिर हमारे पास एक क्लास होगी जो डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट भी करेगी, डेटाबेस से डाटा भी लेगी और फिर हमारे पास एक व्यू होगा जो कि जेएसपी होगा, वो उस डाटा को एक्सेस भी करेगा और यूज़र को दिखाएगा भी। इससे क्या होगा, प्रैक्टिकल करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके सामने सारा कुछ काम हो रहा होगा। हो सकता है अभी हम थ्योरी पे बात कर रहे हैं, ओके, थ्योरेटिकली हम बात कर रहे हैं, हमारे सामने तस्वीरें हैं, उनको देखते हुए हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम कोड करेंगे और आप ये सारी चीज़ें कोड होते हुए देखेंगे और खुद भी आप कोड करेंगे, तब जाके आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हो। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, ओके, अब आपको मॉडल का भी पता है, आपको व्यू का भी पता है, आपको कंट्रोलर का भी पता है। मॉडल हमारा क्या होगा? हमारा डाटा जो कि हम कहीं से भी ले रहे होंगे, डेटाबेस से ले रहे होंगे या कहीं और से ले रहे होंगे। व्यू वो हमारा पेज होगा जो कि हम यूज़र को दिखाते हैं। कंट्रोलर जो कि सारी की सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे थे। थोड़ा-सा टच ना इसके अंदर है। देखिए, हमारे पास क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हमारे पास एक पेज है, ये हमारा व्यू है, ओके? यहाँ से यूज़र सेलेक्ट करता है, सबमिट करता है, तो ये जाता है पहले इस कंट्रोलर के पास, ओके? तो ये कंट्रोलर आगे जाके डिसाइड करता है कि उसने किसके पास भेजना है, ओके? ये कंट्रोलर का काम है। फिर वो आगे जावा के पास भेज देता है या फिर जावास्क्रिप्ट के पास भेज देता है, जैसे भी यूज़र सेलेक्ट करता है किसी ऑप्शन को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस मॉडल व्यू कंट्रोलर को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्रेशन लैंग्वेज के बारे में और थोड़ी ही दिनों बाद आई होप इन द न्यू ईयर में हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग बूट। तो तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी टॉपिक है ना आप अच्छे से समझ लें। अगर पिछले कोई टॉपिक रह गए हैं या फिर आपको भूलना शुरू हो गए, क्योंकि कोडिंग के अंदर ऐसा होता है कि आप कोड करते हैं, 2 दिन 3 दिन आप छोड़ दें तो कोडिंग भूलना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियोज़ दोबारा देख लें, ओके? अपने माइंड को अच्छे से पॉलिश कर लें ताकि जब हम स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग स्टार्ट करें तब आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में परेशानी ना हो। तो आज के लिए इतना ही। जो कुछ हमने आपको समझाया आपने अच्छे से याद रखना है इसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।